हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्साई गीता। तो आज का जो टॉपिक है पहाड़ी शैली है। तो पहाड़ी शैली का ये अंतिम चरण है। तो ये पार्ट 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे गढ़वाल, कुल्लू, मंडी, कश्मीरी शैली एंड पुंछ और सिख और जम्मू। ठीक है। तो ये देखो जो आपके नोट्स हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहाड़ी पहाड़ी शैली से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स होंगे। तो ये जो नोट्स हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपका हो सकता है कि कोई सा भी पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला गढ़वाल शैली से। तो गढ़वाल शैली देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गढ़वाल शैली। तो गढ़वाल शैली को पहले बता देते हैं यहाँ पर टिहरी। ठीक है, टेहरी भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं टेहरी। तो ठीक है, इसके कलर चेंज कर लेती हूँ तो और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर है तो टेहरी गढ़वाल शैली या फिर गढ़वाल शैली के भी नाम से जानते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जो भी शैली है तो इसका पूछ लेते हैं कि कौन सी शैली का कब से प्रारंभ हुआ है, तो या तो फिर ओवरऑल पूछ लेते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी शैली का कब प्रारंभ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रारंभ है गढ़वाल शैली का, तो वो कब से माना जाता है? 17वीं सदी से माना जाता है। कितने से? 17वीं शताब्दी से माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? मौलाराम था, जिसको चित्रकार और साहित्यकार के रूप में उसको जाना जाता है। किसको? मौलाराम को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौलाराम क्या था? मौलाराम जो थे पैतृक व्यवसाय इनका क्या था? स्वर्णकारी। तो मौलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या हो जाएगा? स्वर्णकारी था। एम.एस. रंधावा के अनुसार मौलाराम एक कुशल चित्रकार नहीं था। मतलब पूरा तो यहाँ पर मानते हैं कि मौलाराम एक कुशल चित्रकार था गढ़वाल शैली का, लेकिन एम.एस. रंधावा जो थे वो मौलाराम को एक कुशल चित्रकार नहीं मानते थे, क्योंकि गढ़वाल में और भी लोगों ने कलाकार में काम किया है, तो वो इसलिए यहाँ पर मौलाराम को ही श्रेय नहीं देते हैं और भी अन्य कलाकारों को भी श्रेय जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रभाव देखते हैं। गढ़वाल शैली पर जो प्रभाव पड़ा है वो किसका प्रभाव पड़ा है? ये भी देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पहाड़ी हो गया या राजस्थानी शैली हो गया, सबसे ज़्यादा यहाँ पर विशेषताएं पूछी जाती है। तो बहुत एक एक अच्छे से पॉइंट से सभी लोग देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर गढ़वाल शैली पर इसका जो प्रभाव पड़ा है कांगड़ा और प्लस किसका पड़ा है? गुलेर का। तो कांगड़ा और गुलेर शैली का गढ़वाल शैली पर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल शैली को प्रसारित करने का श्रेय किसको जाता है? मुकुंदी लाल बैरिस्टर को जाता है। तो यहाँ पर मुकुंदी लाल बैरिस्टर की पुस्तक भी देखते हैं और इवन मौलाराम की भी देखते हैं। तो पुस्तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चारों याद करिएगा। तो पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, जो किसकी है? मुकुंदी लाल बैरिस्टर की है। दूसरी पुस्तक गणराज वंश का इतिहास, जो किसकी है? मौलाराम की। तीसरी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये भक्त दर्शन। चौथी है एंटीक्यूरी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, ये किसकी हो जाएगी? एक मिनट, ये फ्यूरर है। ठीक है। तो ये चारों पुस्तक हैं, आप लोग चारों पुस्तक जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे चारों पुस्तक लिखी हैं, गढ़वाल पेंटिंग, राजवंश का इतिहास, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां और एंटीक्यूरी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस फ्यूरर की हो जाएगी। ठीक है। तो ये चारों पुस्तक आप लोग जरूर याद करिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाल शैली के चित्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल शैली के चित्रकार भी जरूर याद रखिएगा, जिसमें से पहला चित्रकार है चैतु शाह, मानकू, मौलाराम, श्यामदास, हरिदास और बालक राम, तुलसी राम, ज्वालाराम, आत्माराम, सब यहाँ पर राम ही राम ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड भगत राम। ठीक है, भगत राम। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलाराम है, मानकू है, ये एक महिला चित्रकार, वो मानक नहीं है। ठीक है, वो मानकू है। ठीक है, ये माड़क है। तो माड़क हो गया या माड़कू, मौलाराम, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक यहाँ से है, बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैतु शाह, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक हरिदास को बहुत पूछा जाता है। ये चार यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। बाकी तो आप लोग चाहे तो याद करना चाहें तो आप लोग सभी याद कर सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल शैली का ये जो चित्रकार हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
श्यामदास व हरिदास। श्यामदास और हरिदास औरंगजेब कालीन मुगल दरबारी चित्रकार थे। कौन? क्योंकि ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो औरंगजेब कालीन मुगल दरबारी चित्रकार था, तो आप लोग बता सकते हैं श्यामदास और हरिदास। हो सकता है श्यामदास का नाम दे, हो सकता है हरिदास का नाम दे, तो आप बता सकते हैं कि ये औरंगजेब कालीन मुगल दरबारी चित्रकार हो जाएंगे श्यामदास और हरिदास। ठीक है, नेक्स्ट है, या फिर ऐसे करके पूछ सकते हैं कि कौन सा चित्रकार था जो मुगल चित्रकार था, तो आप बता सकते हैं औरंगजेब का नाम ना देकर सिर्फ मुगल चित्रकार पूछ ले कि मुगल दरबारी चित्रकार था, तो आप बता सकते हैं कि श्यामदास और हरिदास, जो कहाँ के हैं? गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो चित्र, तो चित्र कौन से हैं? सबसे पहला है गोवर्धन धारण। तो गोवर्धन धारण यहाँ पर चित्र देखते हैं, तो पहला हो जाएगा गोवर्धन धारण। ये किसने बनाया है? मौला राम ने बनाया है, और ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दूसरा चित्र दंपति जीवन। तीसरा आँख मिचौली। चौथा राजा ललित शाह सेवक के साथ। पांचवा कालिया दमन। 6 नंबर है महादेवी, महादेव व पार्वती। नेक्स्ट देखते हैं, 7 पॉइंट है गांव के पनघट पर अकबर। 8 है मस्तानी। 9 नंबर है राधा मिलन, और 10 नंबर दशावतार। तो ये है 11। एक दशावतार का चित्र मिलता है, विष्णु के दशावतार का चित्र कहाँ मिलता है बताइएगा? कौन सी शैली में मिलता है? पहाड़ी के में ही मिलता है, और मैंने आपको लिखवाया भी है, तो कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताइएगा। और 11 है नायिका तथा चकोर, एंड 12 नंबर है मौला राम। मौला राम यहाँ पर देवी की पूजा करते हुए। देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये मौला राम लिख गया है, यहाँ पे मौला राम लिख लीजिएगा आप लोग। बाकी अब बता देते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक्चर कौन सी है, तो यहाँ पे जो पेंटिंग है वो बता देते हैं। पहला है गोवर्धन धारण, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा है आँख मिचौली, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मस्तानी, ये इम्पोर्टेंट है। एक है ये वाला चित्र, कौन सा? राधा मिलन। और एक है नायिका तथा चकोर, और एक मौला राम देवी की पूजा करते हुए। जो आपको पिक्चर मैंने बताई है, पेंटिंग बताई है, आप लोग उसको ज़रूर याद करिएगा, ये अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा बनाए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको मैं बताती जाऊँगी साथ साथ में कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग पूरी थ्योरी ही एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले पढ़ चुका होगा गढ़वाल शैली, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी याद करे होंगे, तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि आप लोग को प्रैक्टिस करते करते, तो आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गढ़वाल शैली की विशेषताएं। तो गढ़वाल शैली की विशेषताएं कौन सी हैं? जैसे कि सीमांकित रेखा, यानी कि आउटलाइन जो होती है वो कैसी बनाई गई है? ब्लैक कलर की बनाई है। कजरी स्याही, यानी कि जो है ब्लैक इंक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र का यहाँ पर कमी है, यानी कि जो मैदान क्षेत्र बनाए हैं उसमें चित्रों में यहाँ पर इसमें कमी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री व पुरुषों के माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ है, ये सबसे अलग विशेषता है। मतलब अभी तक जितनी भी आप लोगों ने शैली पढ़ी होगी, ये सबसे ज़्यादा अलग आप लोग को विशेषता देखने को मिल जाएगी गढ़वाल शैली में, क्योंकि यहाँ पर स्त्री व पुरुषों के माथे पर क्या है? चंदन का टीका लगाया हुआ दिखाया है। नेक्स्ट है मोर, चकोर और नीलकंठ व तिब्बती कौवे का यहाँ पर अंकन विशेष रूप से किया गया है, ये भी पॉइंट है। तो 2 ये पॉइंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक स्त्री व पुरुषों के माथे पर चंदन का टीका लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो सीमांकित रेखांकन है वो ब्लैक कलर की है, और मोर, चकोर, नीलकंठ और तिब्बती कौवे का अंकन विशेष रूप से किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुल्लू शैली। तो गढ़वाल शैली सभी को समझ में आ गया? एक बार सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी इतना जितना मैंने आपको बताया है, बस इसमें से ही ज़्यादा जो भी पूछा जाएगा बस इतना ही से पूछ लिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुल्लू शैली। तो कुल्लू शैली का देखते हैं। कुल्लू शैली का जो राज्य है, कुल्लू शैली जो राज्य है सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है कुल्लू शैली का जो वास्तविक प्रारंभ होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि कुल्लू शैली में तो चित्र बनते थे, लेकिन जो एक्चुअल में सही से शुरुआत होती है, जैसे कि आप लोगों ने मुगल में पढ़ा है, हुमायूं ने भी चित्र बनाए हैं, तो लेकिन जो सही से शुरुआत होती है चित्रकला का, जो
वो नींव तो रखी होती है हुमायूं ने, और यहाँ पे चित्रकला की जो शुरुआत होती है अकबर से होती है। ऐसे ही यहाँ पर इसका भी है कि कुल्लू शैली का जो वास्तविक प्रारंभ जो होता है वो कब से होता है, 1750 में होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, किसका पढ़ा था, गढ़वाल शैली का। तो गढ़वाल शैली का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो बिल्कुल यहाँ पर 17वीं सदी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18वीं। तो कुल्लू शैली का कब हुआ है वास्तविक प्रारंभ, 18वीं सदी में हुआ है, यानी कि इसका जो चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है वो आपको 18वीं सदी में देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण, जो है संरक्षक, जो यानी कि जो मेन राजा था जिसके टाइम में, यानी कि जो प्रमुख राजा था जिसके टाइम में, यानी कि देखो अभी तो आप लोगों ने था प्रारंभ हुआ था वार्षिक प्रारंभ 1750, इसका जो संरक्षक राजा था यानी कि जिसके टाइम में चरमोत्कर्ष हुआ है वो कौन सा था, प्रीतम सिंह था। कौन था, प्रीतम सिंह था। अब नेक्स्ट पॉइंट है राजा टेढ़ी सिंह का पुत्र कौन, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह कौन है, राजा टेढ़ी सिंह का पुत्र है प्रीतम सिंह, जिसका यहाँ पर टाइम दिया है 1767 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और यह कुल्लू शैली का प्रमुख उन्नायक व आश्रयदाता राजा रहा। कौन, प्रीतम सिंह। तो यहाँ पर लिख ही रखा है, चाहे तो आप लोग ये याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बस आप लोग इतना याद करिएगा कि इसका जो मेन राजा था यानी कि जो संरक्षक राजा था, जो प्रमुख राजा था कुल्लू शैली का, तो वो कौन सा था, प्रीतम सिंह था। यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कला पढ़ रहे हैं। तो ये शैली की बात कर रहा है कि जो प्रमुख राजा है सिर्फ हम उसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे कौन परास्त हुआ, कौन विजय हुआ, ये सब नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि यहाँ पर जो मेन राजा था जिस टाइम में कला शैली का विकास हुआ है कुल्लू शैली का, वो किसके टाइम में हुआ है, प्रीतम सिंह का हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुल्लू शैली का जो जन्म हुआ है, कुल्लू शैली का जो जन्म हुआ है 17वीं शताब्दी, अभी तो बताया ही था, मतलब शुरुआत तो हुई है 17वीं शताब्दी में हुई है, लेकिन इसका जो विकास हुआ है वो कब हुआ है, 18वीं शताब्दी में हुआ है, और किसके समय में, राजा जगत सिंह के समय में हुआ है। और चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रीतम सिंह के समय हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुल्लू शैली का जो पूर्ण विकास हुआ है यानी कि जो चरमोत्कर्ष हुआ है, ठीक है, चरमोत्कर्ष किस किस टाइम में हुआ है, विक्रम सिंह के समय में हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 3 राजा हो गए, एक हो गए विक्रम सिंह हो गए, और दूसरा होगा राजा जगत सिंह के समय हो गया, और तीसरा हो गए यहाँ पर प्रीतम सिंह। अब देखो तीनों को बताती हूँ, तीनों में अंतर क्या है। देखो इसकी जो शुरुआत होती है, कुल्लू शैली की जो शुरुआत होती है यानी कि जो प्रारंभिक जो समय है वो किसके टाइम का है, वो राजा जगत सिंह के समय है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा कौन सा है कि ये जो है यानी कि इसके टाइम में यहाँ पर संरक्षक जो प्रीतम सिंह है, ये क्या था, मतलब इसके टाइम में ज़्यादातर चित्र बने हैं, और ये लंबे टाइम तक यहाँ पर कुल्लू शैली का जो श्रेय जाता है यानी कि इसका जो विकास का श्रेय जाता है, ठीक है, वो किसको जाता है, प्रीतम सिंह को जाता है। अब हम देखते हैं इसका जो पूर्ण रूप से जो विकास हुआ है यानी कि चरमोत्कर्ष भी कह सकते हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से जो विकास हुआ है वो किसके टाइम में हो गया है, विक्रम सिंह के समय है। ठीक है, ये किसके समय में है, विक्रम सिंह के समय में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कुल्लू शैली का जो प्राचीन चित्र है वो कौन सा है, राजा टेढ़ी सिंह की छवि। ये वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि राजा टेढ़ी सिंह की छवि आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हो जाएगा कुल्लू शैली में, और ये कुल्लू शैली का क्या है, प्राचीन चित्र है, कौन सा, राजा टेढ़ी सिंह की छवि। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, जेसी फ्रेंच को जाता है। यहाँ पे कोई राजा नहीं है, यानी कि जो कुल्लू शैली, तो ऐसा तो है नहीं कि कुल्लू शैली थी और सभी लोग को पता लग गया, क्योंकि जब कोई लेकर आएगा उसको बारे में बताएगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कि कुल्लू नाम की कोई शैली थी और वहाँ पर भी चित्रकारी की जाती थी। तो ये किसने बताया है, जेसी फ्रेंच ने बताया है इसके, यानी कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, जेसी फ्रेंच को जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ 2-3 पॉइंट आप लोग को बताए हैं, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। किसके टाइम में विकास हुआ है, पूर्ण विकास जो हुआ है वो किसके टाइम में हुआ है, और चरमोत्कर्ष हुआ है तो किसके टाइम में हुआ है, ये सब आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी बताया है, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार और। जेसी फ्रेंच के बाद, यानी कि जेसी फ्रेंच तो प्रकाश में ले आए कुल्लू शैली को, अब इनके बाद देखते हैं। तो जेसी फ्रेंच के बाद जगदीश मित्तल व कार्ल खंडालवाला ने कुल्लू शैली को एक विशद परिचय कराया।
विशद यानी कि ये कह सकते हैं विस्तृत, बड़ा, यानी कि उसको अभी तो उन्होंने बस ये बताया था कि हाँ कि कुल्लू शैली थी और उसमें चित्रकारी की जाती थी, लेकिन उसको विस्तृत रूप से वर्णन जो किया है वो किसको जाता है यहाँ पे, जगदीश मित्तल और कार्ल खंडालवाला को जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुल्लू शैली के चित्रकार। तो कुल्लू शैली के तो चित्रकार बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, सिर्फ कौन है, सजनू और भगवान है, बस दो ही कलाकार हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कुल्लू शैली के यहाँ पर चित्र कौन कौन से हैं। पहला चित्र है जो सबसे प्राचीन चित्र है, यानी कि कह सकते हैं प्रारंभिक चित्र है, वो कौन सा हो जाएगा, टेढ़ी सिंह की सभी। किसकी हो जाएगी, राजा टेढ़ी सिंह की सभी हो जाएगी। दूसरा है कृष्ण बा गोपियां, कौन सा हो जाएगा, कृष्ण बा गोपियां। तीसरा राधा बा कृष्ण कुंज में। चौथा है कृष्ण राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी बताती जा रही हूँ कि कौन कौन सा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, कुल्लू शैली का जो प्राचीन चित्र है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी है 4 नंबर, इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर जिसको बनाया है कृष्ण राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए, किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। किसने बनाया है, बस दो ही कलाकार हैं, सजनू और भगवान, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विक्रम सिंह की छवि, जिसके टाइम में क्या हुआ है, पूर्ण विकास हुआ था, उसकी भी यहाँ पर छवि बनाई गई है, तो विक्रम सिंह की छवि बनाई है। नेक्स्ट है हमीर हट चित्रावली, तो हमीर हट चित्रावली आप लोग को यहाँ आगे भी देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, आप लोग को कश्मीरी शैली में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमीर हट चित्रावली है जो किसने बनाया है, सजनू ने बनाया है, तो हमीर हट चित्रावली किसने बनाया है, सजनू ने बनाया है। 7 है त्रिपुरा सुंदरी का भित्ति चित्र बनाया है, जो शीश महल में चित्रित किया गया है। कहाँ पर चित्रित किया गया है, शीश महल में। नेक्स्ट है पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। एक राम सीता विवाह, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो मैं बता देती हूँ, आप लोग उसको तो जरूर याद रखना। एक दो चित्र ये वाले हैं, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। और ये नेक्स्ट है कौन सा वाला, एक है ये वाला, कृष्ण राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए, ये चीज है। और एक है ये वाला, ये जो मैंने 4 चित्र बताए हैं, इसको तो आप लोग जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 तो आप लोग के अब फिनिश हो गए। अब हम देखते हैं इनके यहाँ पर कुल्लू शैली की विशेषता। तो कुल्लू शैली की कौन कौन सी विशेषता थी उसको भी देख लेते हैं। तो कैसा था यहाँ पर, भारी कद और छोटा मुखमंडल, यानी कि चेहरे बहुत छोटे बनाए गए थे और भारी कद बनाया गया था। तो पहाड़ी शैली में तो वैसे भी लंबी लंबी, अगर स्त्रियों की बात करते हैं तो लंबी स्त्रियां बनाई गई हैं, पतली सी बनाई गई हैं, और यहाँ पे छोटा सा मुंह बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसी ही यहाँ पर इसकी भी कुल्लू शैली की विशेषता है। तो भारी कद, ये भारी कद तो इस पुरुषों का हो गया, तो भारी कद और छोटा मुखमंडल यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, कुल्लू शैली की बात चल रही है, याद रखिएगा। तो स्त्री कद कैसा है, लंबा है और पतले कमजोर शारीरिक अवयवों का अंकन हुआ है, ये चीज मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया था आप लोगों को। 3rd नंबर है भोजपत्रों पर बने चित्रों पर कुल्लू में मिलते हैं। तो भोजपत्र जो होते हैं उस पर भी यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, इसमें कुल्लू शैली में। तो यहाँ पर वास्तु का अभाव है, यानी कि ये कह सकते हैं बिल्डिंग भवन ये सब बहुत कम बनाए गए हैं, ये आपको आगे जाके चित्र में मिलेंगे, जैसे कि मंडी शैली में मिलेंगे ये। तो यहाँ पर वास्तु का अभाव कम दिखाई देता है, किसमें, कुल्लू शैली में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वो चित्र ज़्यादा बने हैं, विषय से संबंधित चित्र ज़्यादा बने हैं, मतलब ये बोल सकते हैं फिगर वाले चित्र ज़्यादा बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कुल्लू चित्रों का मतलब कुल्लू चित्रों की प्राण, जो लोक कला परंपरा, ठीक है। तो कुल्लू चित्रों की जो प्राण है वो क्या है, एक लोक कला परंपरा है, ये चीज, ये कहने का मतलब है कि कुल्लू चित्रों की जो प्राण है वो क्या है, लोक कला परंपरा है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा जगत सिंह ने 1660 में सुल्तानपुर नामक एक नई राजधानी बनाई, किसने बनाई है, राजा जगत सिंह ने बनाई है। और यहीं पर रघुनाथ जी का मंदिर भी बनवाया है, किसने, राजा जगत सिंह ने बनवाया है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, सभी लोग साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा कि कुल्लू शैली आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, लेकिन बनाने को क्या है, एग्जाम में कोई से कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन एक भी छूटे ना, क्योंकि ये सब आता है, सब पहाड़ी के अंतर्गत आता है।
और तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। 2 यहाँ पर स्थान कंप्लीट हो चुके हैं, एक आपका गढ़वाल और दूसरा कुल्लू। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, मंडी शैली। तो मंडी शैली को देखते हैं। तो मंडी शैली को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसमें से आप प्रथम चरण में क्या देखने को मिलेगा, लोक कला से प्रेरित यहाँ पर कला चित्र बनाई गई हैं। जो यहाँ पर प्रमुख राजा इसका कौन था? राजा सिद्धसेन था। कौन था? राजा सिद्धसेन था। दूसरे चरण में क्या देखेंगे, ये 1804 से लेकर 1846 तक के मध्य का समय था। किसका समय था? 1804 से लेकर 1846 के मध्य का समय था, क्योंकि 1846 के बाद यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव आने लगता है। किसमें? पहाड़ी शैली में आने लगता है। तो ये चीज याद रखिएगा, 1804 से मध्य का समय है। बाकी इसके जो प्रमुख राजा हैं वो कौन हो जाएंगे? राजा ईश्वर सेन हो जाएंगे। अब थर्ड वाला कौन सा है? जो तृतीय चरण आता है वो कौन सा है? पतन का, क्योंकि ये खत्म होने वाला था, क्योंकि 1846 के बाद यहाँ पे पूरा यूरोपीय अंग्रेजियों का शासन आ जाता है और ये फिर धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिखते हैं, कुल्लू के समीप स्थित जो मंडी राज्य में कौन से 17वीं शताब्दी के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कुल्लू के समीप कौन? मंडी राज्य। तो कुल्लू के समीप स्थित है मंडी राज्य, उसमें 17वीं शताब्दी के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके प्राप्त हुए हैं? 17वीं शताब्दी के। नेक्स्ट पॉइंट है, जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट। ये तो सभी लोग जानते हैं, जेसी फ्रेंच की कौन सी पुस्तक है? हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट में यहाँ पर मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया। ठीक है, तो यहाँ पर कब वो है, जेसी फ्रेंच की पुस्तक में हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा कौन है? राजा सिद्धसेन का चित्र यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। किसमें? हिमालयन आर्ट में। नेक्स्ट है प्रथम चरण में। अब देखते हैं, अभी तो आप लोगों ने देख लिया कि मंडी शैली की 3 शैलियां थी, लोक कला से प्रेरित थी और एक उनके मध्य का टाइम था 1804 से लेकर 1846 से, जो भी समय था राजा ईश्वरी सेन था और प्रमुख राजा उसके कौन से थे? जो लोक कला से मतलब प्रथम चरण के, वो हो जाएंगे सिद्धसेन। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में यहाँ पर देखते हैं पहला है प्रथम चरण वाले चित्र जो लोक कला से प्रेरित रहे। किससे प्रेरित रहे हैं? लोक कला से प्रेरित रहे हैं। ये चीज मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया था। दूसरा पॉइंट है, मंडी शैली का जो प्रारंभिक चित्र है वो कौन सा हो जाएगा? राजा केशव सेन की मुखाकृति। कौन सा हो जाएगा? राजा केशव सेन की मुखाकृति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो प्रमुख राजा है वो कौन है? तो ये बिल्कुल अभी पता है, राजा सिद्धसेन हो जाएंगे, जिनका टाइम पीरियड 1686 से यहाँ पर 1722 है। सिद्धसेन ने मंडी के कुल 10 मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने? राजा सिद्धसेन ने, जो प्रमुख राजा था किसका? मंडी शैली का। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धसेन ने भद्रकाली व सिद्धकाली मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए थे और इसी मंदिर में गणेश की पाषाण मूर्ति भी बनवाई। किसने? राजा सिद्धसेन ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजा सिद्धसेन के समय यहाँ पर 3 प्रमुख चित्र उपलब्ध हैं, जिसमें से पहला है राजा परिचारिकाओं के साथ, दूसरा राजा गंगा, तीसरा राजा संगीतज्ञों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अन्य इसके अलावा चित्र, जो इसके अलावा चित्र हैं वो कौन से हो जाएंगे? राजा हुक्के का कश खींचते हुए, दूसरा चित्र हिंडोली झूलते व नगाड़े बजाते लोग। ठीक है, तो ये 2 चित्र भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में आप लोगों ने देख लिया क्या क्या था, लोक कला से चित्र, यहाँ पर वो चित्र बने हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में क्या था? इसके जो प्रमुख राजा थे, द्वितीय चरण के, अभी बताया था मैंने, कौन थे? ईश्वरी सेन थे। तो ईश्वरी सेन का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1788 से लेकर 1829 ईश्वरी सेन का समय हो जाएगा। इसका जो चरण समय है वो कितना है, यानी किसकी बात हो रही है? मंडी शैली। तो मंडी शैली का जो द्वितीय चरण का टाइम है वो यहाँ पर टाइम बताया गया है 1804 से लेकर 1840 तक के मध्य रहा। यहाँ पे मध्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्य रहा और इसका जो प्रभाव पड़ा है द्वितीय चरण में, जब मंडी शैली में जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है? यहाँ पर कांगड़ा, कुल्लू और इवन चंबा का भी पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? सजनू है,
यहाँ पर, जो कांगड़ा में भी इन्होंने काम किया था और ये कुल्लू से मंडी आया था। मतलब इन्होंने सजनू है, सजनू जो कलाकार हैं आप लोग को कांगड़ा में भी देखने को मिलेगा, कुल्लू में भी देखने को मिलेगा और ये कुल्लू से मंडी आ गए थे। कौन? सजनू। इसके अलावा यहाँ पर मंडी शैली में जो चित्रकार देखने को मिल जाएंगे वो कौन देखने को मिल जाएंगे? कपूरगिरी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमीर हट पर यहाँ पर चित्र देखने को मिल जाएगा। ये वाला देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देखिएगा। अभी आप लोगों ने हमीर हट वाला पढ़ा था, कुल्लू शैली में भी पढ़ा था। तो इसमें हमीर हट काव्य पर आधारित 21 चित्रों की चित्रावली कुल्लू में तैयार की। किसमें तैयार करी है? कुल्लू में तैयार करी है, जिसे इसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया। ठीक है, तो हमीर हट पर काव्य पर आधारित 21 चित्रों की चित्रावली कुल्लू में तैयार की, जिससे इसने मंडी के राजा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सजनू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सजनू की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सजनू ने हमीर हट काव्य पर आधारित कितने चित्र बनाए हैं? 21 चित्र बनाए हैं और 21 चित्रावली की कुल्लू से तैयार की, जिसे किसे भेंट करी है? मंडी के राजा ईश्वरी सेन को करी है, जो किसके प्रमुख राजा हैं? द्वितीय चरण को। ठीक है, तो द्वितीय चरण के ही हैं, तो द्वितीय चरण में ही बनाई ही है हमीर हट काव्य पर चित्रण, उसी को ही यहाँ पर किसको भेंट करी थी? ईश्वरी सेन को भेंट करी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमीर हट है क्या। तो हमीर हट क्या है? हमीर और अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? हमीर और अलाउद्दीन खिलजी का लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेप में देखते हैं कि इसका जो तृतीय चरण है, तो तृतीय चरण में क्या है? राजा बलवीर सेन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने द्वितीय में क्या देखा था? प्रमुख राजा कौन थे? ईश्वरी सेन थे। अब यहाँ पे तृतीय चरण में देखते हैं वो कौन है? राजा बलवीर सेन के समय में मोहम्मदी, या फिर मोहम्मदी भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मोहम्मद बख्श। ठीक है, तो या फिर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो है कलाकार कौन है? प्रसिद्ध चित्रकारी, मतलब जो थे कहाँ के? मंडी शैली के हो जाएंगे तृतीय चरण के। इसके अलावा अन्य कौन है? दौलत और नरोत्तम है, जिन्होंने मंडी शैली में लास्ट तक काम किया था। किसने? नरोत्तम ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दौलत तथा मोहम्मदी, यानी कि मोहम्मद बख्श। तो मोहम्मद बख्श और दौलत ने वजीर के महल में भित्ति चित्र बनाए, जो आज भी सुरक्षित हैं। किसने? दौलत व मोहम्मदी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कलाकार आप लोग सभी लोग जरूर याद रखिएगा, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, कौन सी शैली के कौन से कलाकार हैं। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस समय सिखों के प्रभाव के कारण सिख गुरुओं के 3 चित्र मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 3 चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1846 ईस्वी में मंडी पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन में आ गया था। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, क्योंकि 1804 से लेकर 1806 मतलब कितना था समय? 46 तक था, जो कितना था? दूसरी का टाइम था, ठीक है, द्वितीय चरण का टाइम था। अब यहाँ पर 1846 के बाद क्या आ गया था? मंडी पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन में आ गया था और पाश्चात्य ढंग से चित्र बनाने लगे थे। किसमें? मंडी शैली में, जो तृतीय, और यहीं पर ये विलुप्त होने लगा, बिल्कुल खत्म होने लगा। लेकिन यहाँ पर इस समय जो लास्ट तक यहाँ पर था, इस समय केवल एक ही या नरोत्तम कलाकार जो थे मंडी शैली के अंतर्गत कार्य करता रहा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सजनू ने दुर्गा के 10 रूपों का भी चित्रण कार्य किया है। ठीक है, किसने किया है? सजनू ने। नेक्स्ट है ईश्वर सेन का पुत्र कौन? जालिम सेन के समय में दरबार से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। किसके समय में? यहाँ पर जालिम सेन के समय में, जो किसका पुत्र था? ईश्वर सेन का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देवियों के अनेक चित्र बने हैं, जैसे कि गजलक्ष्मी। ये यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय है। कहाँ पर? मंडी शैली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मंडी में जो कपूरगिरी। तो अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से जो कलाकार हैं, कौन कौन से पढ़े हैं कलाकार, साथ साथ में बताते जाइएगा कि मंडी शैली के कौन से कलाकार हैं, गढ़वाल शैली के कौन से कलाकार हैं और इवन कुल्लू शैली के कौन कौन से कलाकार हैं।
ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में लिखते जाइएगा। मैं सबकी चैट पढ़ती हूँ कि कौन आंसर देता है कौन नहीं देता है, आप लोग दिया करिए क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मंडी के कपूरगिरी नामक चित्रकार ने रामायण को चित्रित किया। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक हमीरहट वाला और एक दूसरा कौन सा है यहाँ पर, कपूरगिरी। ठीक है, ये कपूरगिरी वाला जो है रामायण पर जो चित्र बनाए हैं जो चित्रकार है कपूरगिरी, एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, एक हमीरहट वाला जो सजनू ने बनाया है। ये दो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, कपूरगिरी और सजनू। तो यहाँ पर तो कपूरगिरी ने यहाँ पर रामायण को चित्रित किया, वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट एक ये वाला जो आपको बताया था यहाँ पर हमीरहट, ठीक है, द्वितीय चरण में तो कराया है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट कि इसने हमीरहट काव्य पर आधारित 21 चित्र बनाए थे जो कुल्लू में तैयार किए और इसे ईश्वरी सेन को भेंट किया था। ठीक है, तो आप लोग ये 2 पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी बता दिया है इस चरण में। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला चरण है, ठीक है, इस चरण में क्या है यहाँ पर, अच्छा ये तो बता ही दिया, ये दूसरे चरण का था, तो यहाँ पर नहीं दूसरा चरण था, ये तृतीय चरण है। हाँ, तो यहाँ पर इस चरण में क्या हुआ है कि अत्यधिक सुंदर बने हैं चित्र। ठीक है, किसमें, द्वितीय चरण में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर ये वाली लाइन हटाकर आप लोग द्वितीय में करना, क्योंकि द्वितीय में लगता है कह रही हूँ, ये द्वितीय में ज़्यादा अधिक सुंदर चित्र बने हैं। ठीक है, द्वितीय वाले में सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र बने हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को मंडी पूरा पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग पूरी कोशिश करिएगा, इसको जो पॉइंट आपके पास नहीं लिखे हो आप लोग उसको ज़रूर लिखिएगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरा ही नोट उतारिएगा, अगर किसी के पास नहीं भी है, किसी ने बिल्कुल भी एक भी नोट्स नहीं है तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो सिर्फ थर्ड स्टेप पर है ये वाला, आप लोग सिर्फ ये पॉइंट याद रखिएगा। जो थर्ड स्टेप पर है, जो इसका तीसरा स्टेज है, वो है राजा बलवीर सिंह के समय में मोहम्मद बख्श भी बोल सकते हैं, चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अन्य दौलत और नरोत्तम जो लास्ट तक जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट कि इस चरण में मैंने कहा था ये वाला जो सेकंड स्टेप वाला है ये वाला, तो इस चरण में सबसे ज़्यादा अधिक चित्र बने थे, ये सेकंड वाला है, ये जो पूरा है मैटर ये सेकंड वाला है। तो मंडी में कपूरगिरी नामक चित्रकार ने रामायण को चित्रित किया गया था, यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और एक ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला हमीरहट। ठीक है, तो ये जो सेकेंड स्टेप वाले जो बताए हैं आप लोग इसको ज़रूर करिएगा, ये वाला जो बताया है आप लोग उसको बहुत अच्छे से करिएगा। बाकी इसको सीक्वेंस में मैंने पूरा लगा दिया है, आप लोग इसी तरीके से चाहे तो नोट्स बनाना चाहें, अगर किसी के पास नहीं है तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं लाइन से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं जम्मू, और साथ साथ में सभी स्टूडेंट बताते जाइएगा कि आप लोग को जितना पढ़ाया है समझ में आया है या नहीं, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नोट्स देखो सभी के पास होंगे, अगर नहीं भी हैं तो आप लोग उसको ज़रूर नोट करिएगा जो पॉइंट्स आपके पास नहीं है। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो अब अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो यूपी टीजीटी वालों का तो एग्ज़ाम अभी तो होने वाला नहीं है। बाकी जिनका वालों के एग्ज़ाम अभी है दिसंबर में, तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़ के देखिएगा, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये वाला, तो आप लोग उस ज़रूर तैयार करिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर जम्मू शैली। तो जम्मू शैली है, तो जम्मू शैली को सबसे पहले देखते हैं पॉइंट। 16वीं सदी में उत्तरी पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था कौन सा, जम्मू शैली। तो जम्मू शैली जो है, जम्मू राज्य की स्थापना कब यहाँ हुई है, मध्यकाल में हुई है। ठीक है, जम्मू राज्य की स्थापना मध्यकाल में हुई है। जम्मू राज्य गुलेर से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। कौन, जम्मू राज्य गुलेर से। नेक्स्ट है WG आर्चर। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जम्मू शैली। तो जम्मू शैली जो है यहाँ पे WG आर्चर महोदय ने अपनी पुस्तक कौन सी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। ठीक है, कौन सी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स में लगभग 16 चित्र, कितने चित्र, 16 चित्र प्रकाशित किए जो जम्मू शैली में बनाए गए हैं।
ठीक है। तो यानी जो है इसका विकास में लाने का श्रेय या फिर उसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो WG आर्चर को जाता है। ठीक है, किसका, जम्मू शैली का। तो जम्मू शैली ने कौन सी पुस्तक थी यहाँ पर, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स की पुस्तक में इन्होंने 16 चित्र प्रकाशित किए और जम्मू शैली में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नैनसुख नामक चित्रकार, किसका यहाँ पर, जम्मू शैली। तो नैनसुख नामक चित्रकार का नाम जम्मू शैली में प्रमुखता से आता है। इसके अलावा यहाँ पे नैनसुख ने कहाँ पर काम किया है, तो ये बसोली, गुलेर, जम्मू, तो यहाँ पर काम किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नैनसुख ने कहाँ कहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर ये जो 3 है आप लोग इसको याद रखिएगा, बाकी जो इसके कलाकार हैं नैनसुख है। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं सदी में राजा ध्रुवदेव सिंह ने अपने, ठीक है, यहाँ पर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है, किसने, ध्रुवदेव सिंह ने यहाँ पे 18वीं सदी में अपने राज्य का विस्तार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने ही मुगल शैली में यहाँ पर कलाकारों को अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया। यानी कि जब आश्रय प्रदान नहीं करते थे, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका जो मतलब आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है अगर यहाँ पर किसको, जम्मू को, तो जम्मू को शैली को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है तो किसको जाता है, यहाँ पे राजा ध्रुवदेव सिंह को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में विस्तार कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर ये मुगल शैली के चित्रकारों को शरण नहीं देते तो यहाँ कुछ हो पाता, नहीं हो पाता, औरंगजेब की तरह करते तो कुछ यहाँ पे चित्रकारी हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पर इन्होंने मुगल शैली के कलाकारों को अपने राज्य में क्या दिया था, आश्रय प्रदान किया था। अब जम्मू शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ है, तो जम्मू शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ है कहाँ हुआ है, रणजीत सिंह के समय में हुआ है। किसके समय में हुआ है जम्मू शैली का, रणजीत सिंह के समय। यहाँ के चित्रों पर क्या है, टाकरी लिपि में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर इसके चित्र देख लेते हैं। इसके चित्र कौन कौन से हैं, पहला है विरहड़ी मृग, कौन सा है, विरहड़ी मृग है। दूसरा भजन सुनते हुए या गाना बजाना सुनते हुए। नेक्स्ट है राजा शिकार के लिए प्रस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एक ये वाला है। नेक्स्ट है संसार चंद सिखों के साथ, किसके साथ, सिखों के साथ, ये ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उजागर सिंह परिचारिकाओं व बच्चों के साथ। नेक्स्ट है मियां मुकुंद देव छवि का चित्र। नेक्स्ट है बाहुर के राजा आनंद देव। ये तो हो गया पूरा जम्मू शैली जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो बाकी जो पूरा है मैंने आपको बता दिया है किसके समय में यहाँ पर जो है चरमोत्कर्ष हुआ है, किसके समय में नहीं हुआ है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर पुंछ शैली। पुंछ एक छोटा सा राज्य था जो जम्मू से दूर, ठीक है, जम्मू से दूर, ये तो पता नहीं क्या लिख गया है, चलिए कोई बात नहीं। पुंछ एक छोटा सा राज्य था जो जम्मू से दूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। इस राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा था, कश्मीर था। नेक्स्ट पॉइंट है पुंछ शैली पर गुलेर का प्रभाव था, किसका प्रभाव था, गुलेर का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से जमील मुसव्विर, कौन, जमील मुसव्विर नामक चित्रकार का उल्लेख प्राप्त हुआ, जो क्या था, एक मुस्लिम चित्रकार था। नेक्स्ट है भवनों में का फाक्ताई रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, फाक्ताई रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख विशेषता यह है कि कुछ चित्रों में स्त्री सेविकाओं को एक ऊंची टोपी लगाए हुए अंकित किया गया है। ये इसकी बाकी सभी शैलियों से अलग विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेविकाएं हैं, स्त्री सेविकाएं हैं, उनको क्या है, ऊंची टोपी लगाए हुए अंकित किया गया है चित्रों में। नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर हो गया है, बाकी इतना ही है, पुंछ शैली में इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। बाकी आपको जितने भी पॉइंट्स बता दिए हैं आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सिख शैली। तो सिख शैली का यहाँ पर देखते हैं, पहला है यहाँ पर कांगड़ा की, ये क्या है, एक दत्तक शैली है, क्या है, एक दत्तक शैली। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य विषय इसका क्या था, यहाँ पर
क्या था, व्यक्ति चित्र था। सिक्ख शैली का मुख्य विषय क्या हो जाएगा, मुख्य विषय कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्ति चित्र हो जाएगा। इसके प्रमुख संरक्षक कौन है, रणजीत सिंह हैं। अब बहुत सारे मन में बच्चों को सोच रहे होंगे कितने सारे राजा हैं और कितने सारे में किसी के टाइम में विकास हुआ है, वो भी अलग अलग शैलियां हैं, तो इसको कैसे याद होंगे। तो आप लोग ये काम करिएगा, आप लोग उसको सारे जितने भी संरक्षक राजा किसके हैं उसको एक पास में रख लीजिएगा कि किसके संरक्षक राजा कौन है, या आप लोग रफ पर खुद करिएगा, अपने तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा कि संरक्षक राजा याद लिख लेना, ऐसे पुंछ के यहाँ पर ये हैं, कांगड़ा के ये हैं, ठीक है, और ये सब आप लोग एक लाइन में लिख लीजिएगा, तो आप लोग को इससे अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रमुख संरक्षक राजा कौन है, रणजीत सिंह है, जिनका टाइम पीरियड 1780 से लेकर 1839 ईस्वी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके देखो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं सिख शैली के, तो लाहौर, अमृतसर, पूना, आनंदपुर, कपूरथला एंड पटियाला। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिख शैली के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, एक पहला है अल्लाह बख्श है, दूसरा मल्ला राम, तीसरा हरि सिंह, चौथा हुसैन बख्श और पांचवा केहर सिंह। ठीक है, ये है चित्रकार किसके, सिख शैली के। अब यहाँ पर चित्र देखते हैं, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चित्र, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। भोजन पकाती महिला, दूसरा सिखों के 10 गुरुओं के व्यक्ति चित्र, तीसरा रणजीत सिंह का व्यक्ति चित्र, चौथा सारंगी बजाता साधु। ठीक है, तो ये जो आप लोग को चित्रकार और चित्र बताए हैं आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता आती है पहाड़ी शैली की। आप लोग तो विशेषता मैंने बहुत सारी लिख पा रखी हैं, आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा, एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लास्ट है हमारा कश्मीरी शैली। तो कश्मीरी शैली देखते हैं, तो कश्मीरी शैली जो है इसका समय लगभग 1450 में कार्य आरंभ हुआ। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा था 17वीं शताब्दी पढ़ा था, 18वीं शताब्दी पढ़ा है, 19वीं भी शताब्दी पढ़ा है, लेकिन कश्मीरी शैली आप लोगों ने पढ़ा 1450 पढ़ा। अब क्यों पढ़ा, अब आपको इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है राय कृष्णदास मानते हैं कि इसकी शैली की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है, कश्मीरी शैली से हुई है, किसकी, पहाड़ी शैली की। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका समय जो है लगभग 1450 में कार्य आरंभ हुआ और राय कृष्णदास ने यहाँ पे राजस्थानी शैली का उद्भव कश्मीरी शैली से माना है। किसने, राय कृष्णदास ने माना है। कश्मीरी शैली का प्रभाव मुख्य रूप से मुगल, राजस्थानी तथा पहाड़ी शैलियों पर पड़ा था। ठीक है, कश्मीरी शैली का जो है प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा है, मुख्य रूप से मुगल, राजस्थानी तथा पहाड़ियों शैलियों पर पड़ा है। ठीक है, अब वो कैसे पड़ा है ये आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे, जैसे कि हमजानामा में चित्रों में यहाँ पे कश्मीरी शैली का आप लोगों को प्रभाव देखने को मिल जाएगा, जो मुगल शैली के ग्रंथ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार कौन, लामा तारानाथ ने कश्मीर के हंसराज चित्रकार का उल्लेख किया। हंसुराज भी बोल सकते हैं या हंसराज, दोनों ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई देता है किसमें, कश्मीर शैली में, तो कश्मीर शैली में जो चित्रकार दिखाई देता है वो कौन है, हंसराज हैं। तो हंसराज चित्रकार का उल्लेख किया है किसने, लामा तारानाथ ने, जो तिब्बती इतिहासकार हैं, और कब किया है, 16वीं शताब्दी में किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार था, क्या था, जो हंसराज हैं वो क्या है, एक चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। उसी ने ही यहाँ पर कश्मीर शैली को एक नवीन दिशा प्रदान करी। किसने प्रदान करी यहाँ पर, लामा तारानाथ। ठीक है, किसने, हंसराज ने। तो हंसराज ने यहाँ पर कश्मीर शैली को एक नवीन दिशा प्रदान करी, क्योंकि यहाँ पे लामा तारानाथ ने यहाँ पे कौन से चित्रकार का वर्णन किया है, हंसराज का वर्णन किया है। ठीक है, जो किसका कलाकार था, कश्मीर का था। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, रामायण तथा कृष्ण लीलाओं के स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब स्फुट का मतलब है कहीं कहीं यहाँ पर रामायण और कृष्ण लीलाओं के भी चित्र दिख जाते हैं। तो यहाँ पर इन
इन चित्रों पर संस्कृत में श्लोक भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? संस्कृत में श्लोक लिखा गया है इन चित्रों पर। जो चित्र बनाए गए हैं यहाँ पे रामायण और कृष्ण लीलाओं में, उसके चित्रों पर यहाँ पर श्लोक भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त जो केशव दास की जो रसिक प्रिया है, केशव दास की कौन सी रचना है? रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया पर इन्होंने 14 चित्र उपलब्ध हैं। कहाँ पर? कश्मीर में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो कहाँ पर है संग्रहालय? बोस्टन संग्रहालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोस्टन संग्रहालय। तो ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर चित्रकार। तो चित्रकार कौन हो जाएंगे? उस्ताद सालीवाहन, जो जहांगीर के कश्मीरी चित्रशाला का प्रबंधक व दरबारी चित्रकार था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चित्रकार कौन? उस्ताद शालीवाहन, जो जहांगीर के कश्मीरी चित्रशाला का क्या था? प्रबंधक। प्रबंधक मतलब मैनेजर। तो ये है जहांगीर की कश्मीरी चित्रशाला का कौन था? एक प्रबंधक था उस्ताद शालीवाहन, जो एक क्या था? जहांगीर के का ही एक दरबारी चित्रकार था। कभी कभी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह से कि कौन सा ऐसा कलाकार था जो जहांगीर काल का चित्रकार था, या कौन सा ऐसा कलाकार है जो मुगल काल का चित्रकार है। तो आप बता, जो कुल्लू कह रही हूँ, कश्मीरी शैली का चित्रकार था जो मुगल का भी चित्रकार था, तो आप बता सकते हैं उस्ताद सालीवाहन था। नेक्स्ट है पोथी चित्र, जो शीलभद्र चरित्र, ये पूरा नाम है, शीलभद्र चरित्र नामक जैन पोथी चित्र है। ये एक कौन सी? शीलभद्र चरित्र, जो क्या है? एक जैन पोथी चित्र है। उस पर इन्होंने कश्मीर में ही बनाए गए, मतलब उसके जो पोथी चित्र बनाए गए हैं कश्मीर शैली पर ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली का उद्भव कश्मीरी शैली से माना है। ये चीज मैंने अभी तो स्टार्टिंग में ही पॉइंट आपको लिखवाया था। नेक्स्ट है, अच्छा ये पॉइंट नहीं लिखवाया था, ये अलग पॉइंट है। राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली के उद्भव, यानी कि जो राजस्थानी का जो उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, वो कश्मीरी शैली से माना है। ठीक है, नेक्स्ट है पट्टचित्रों का मुख्य विषय। तो पट्टचित्रों का जो मुख्य विषय कौन सा है? कृष्ण लीला। कौन सा है? कृष्ण लीला है। महाराजा गुलाब सिंह का व्यक्ति चित्र कश्मीरी शैली में बना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराजा गुलाब सिंह का व्यक्ति चित्र कश्मीरी शैली में बना है। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर कालीन हमजानामा चित्रावली तथा मुगल काल पर कश्मीरी शैली का पर्याप्त प्रभाव है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि हमजानामा पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं भारतीय, यूरोपीय, ईरानी, कश्मीरी, तो आप बता सकते हैं कश्मीरी शैली। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य के अनेक काव्य रचनाएं भी कश्मीर में हुई। ठीक है, तो जितना आप लोग को बताती जा रही हूँ, आप लोग साथ साथ में ज़रूर लर्न करिएगा। इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग अपने पर ज़्यादा टाइम देंगे, कि आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को कलेक्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर है टॉपिक को समझें और टॉपिक को याद करें। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम देखते हैं। देखो, इतना पूरा मैंने आपको बता दिया है कश्मीरी शैली, बस इतने में ही आपको मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना आपको बताया है बस आप लोग उतना पढ़िएगा, बस अच्छे से लर्न ज़रूर करिएगा। बाकी अब लास्ट देखते हैं, थोड़ा सा और क्लास है आप लोग की, बस 5-10 मिनट की, बाकी आपकी क्लास फिनिश होने वाली है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण पहाड़ी शैली की विशेषताएं कौन सी हैं, इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोग का ये भी क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं पहाड़ी शैली की। पहला है नारियों का सर्वश्रेष्ठ अंकन शैली को, क्योंकि यहाँ पर देखो पहाड़ी शैली में क्या हुआ है, नारियों का सर्वश्रेष्ठ अंकन हुआ है, जिससे कारण यहाँ पर इस शैली को नारी सुषमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंगारिक काव्य स्त्रियों के अंकन के कारण, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगारिक काव्य का भी चित्रण हुआ है और इवन स्त्रियों के श्रृंगार का भी चित्रण हुआ है, इसी कारण यहाँ पर इस चित्रकला को
श्रृंगारिक चित्रकला भी कहते हैं। तो नारी सुषमा, श्रृंगारिक चित्रकला, ये किसके नाम है? पहाड़ी चित्रकला के नाम है। बाकी यहाँ पे प्राचीन शैली को, जो प्राचीन शैली है वो कौन सी है? बसोहली शैली है। नेक्स्ट है सबसे अच्छी शैली कौन सी है? वो कांगड़ा शैली है। नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन कहाँ पर देखने को मिलता है? कांगड़ा शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 12 मासे का भी यहाँ पर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? कांगड़ा में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कांगड़ा में 16 राग और 32, ये 32 लिखे हैं, ये 82 मत समझ लीजिएगा। तो ये है 16 राग और 32 रागनियों का अंकन किया गया है। किसमें? कांगड़ा शैली में किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको पूरा कराया है, इतनी सारी शैलियाँ करवा दी हैं, सब एक बार में करा दिया है। ज़्यादा इतनी देर बड़ी क्लास है भी नहीं, तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मेहनत से करिएगा। बाकी अपना पूरी कोशिश करिए कि आपका एक एक पॉइंट लिखवा दिया है, बाकी से ज़्यादा तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, पूरी विशेषताएँ लिखवा दी हैं। आप अच्छे से इसको ज़रूर लर्न करिएगा, ज़रूर लर्न करिएगा। ठीक है। बाकी आपकी यहीं पर क्लास फिनिश होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट नहीं, आज आप लोग का वो होगा सिंधु सभ्यता। ठीक है। तो चलिए, ओके, अगेन थैंक यू। और बाकी सारे स्टूडेंट, हाँ, लाइक तो करना बिल्कुल, तो मैं भूल ही गई। सभी स्टूडेंट लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। मैं तो जब कहती हूँ तभी लाइक करते हैं, बाकी तो लाइक करते ही नहीं है। तो मैं तो सोचती हूँ कि स्टार्टिंग में ही कह दिया करूँ कि ताकि जो भी बच्चे स्टूडेंट वीडियो देखें तो सबसे पहले लाइक करें। चलिए फिर आपकी क्लास चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।